विरोध ना समझे। सत्ता सबसे बड़ी गलती यही करती है कि सत्ता को जो आगाह करता है, सत्ता को जो बता रहा है, आप उसे विरोधी मानने लगे। बस यहीं पर सत्ता सरकार की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सत्ता ये भी ध्यान रखे कि विद्रोहियों को दबाने, जो आपको बता रहे, आगाह कर रहे, उनको दबाने की कोशिश ना करें, वरना वो लोग एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये जान लो। मन की बात भाड़ में जाए, मन की बात भाड़ में जाए, अच्छे दिन की ऐसी तैसी बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी, बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी। बैठेंगे हमें जला के खाक कर दे, राख कर दे, पर रेप के साथ नहीं, इज्जत के साथ। हम यहाँ से नो पॉलिटिक्स। बेटी की हत्या चीखों में तू शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। मेरे बच्चों को पढ़ना है, बस इतना मुझे कहना है, वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। हम भात बात बात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी, बात बात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने, भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। बात भूमाफियाओं ने तहसील वालों से मिलके मेरे खेत लिखाए ले हाय दैया। ओ अखिलेश भैया, अरे ओ अखिलेश भैया। तहसीलदार एसडीएम साहब सब एक से बढ़कर घूसखोर, मार दिया मोए जीते जी, हाय लूट लिया मोए पोर पोर, मेरी कौनो ना सुनैया। राधे राधे। जो जन की बात करते हैं वो जन के हो जाते हैं। आम जन की व्यथा और दुख को सत्ता तक पहुंचाने का काम कलाकार भी बखूबी करते हैं, चाहे वो चित्रकारी के माध्यम से करें, गीतों के माध्यम से करें, या किसी भी तरह से अपनी कला के माध्यम से आम जन की पीड़ा को सत्ता तक पहुंचाया जा सकता है। और इसका एक सशक्त उदाहरण है कानपुर के श्री संजीवा जी। आज संजीवा जी यहाँ मथुरा में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारी उनसे भेंट हुई और उनसे बहुत सारी चीज़ों पर हम बातों को करेंगे कि कैसे यहाँ तक वो पहुँचे और कैसे एक संवेदनशील इंसान आम जन की पीड़ा को सत्ता तक पहुँचाने का कार्य करते हैं और कहाँ तक उसमें सफल हो पाते हैं। संजीवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ये बताइए संजीवा जी कि हमने बहुत सारे वीडियो आपके देखे जिसमें कि संवेदनशीलता दिखाई दी, जो कहीं ना कहीं एक आम जनता से जुड़ी हुई है, उसकी पीड़ा को आपने रखा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, आप कहाँ तक कैसे शुरुआत हुई? मैं कानपुर में रहता हूँ और मैं अपने मकान के उस कमरे में रहता हूँ, उस हिस्से में रहता हूँ जहाँ हमारे किराएदार के लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसने अपना सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं भारत की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आत्महत्या कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे, MS साइकोलॉजी का स्टूडेंट और आत्महत्या कर रहा है भारत की आर्थिक नीतियों के खिलाफ। आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने उसकी लाश उतारी और बहुत तकलीफ में था, हाथ लगाया। मैंने कहा ये नाटक तो मेरे जीवन का नहीं चल रहा। और मैं उसी दिन से सोच में पड़ गया कि आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत। अगर सिस्टम व्यवस्था से प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ जगाइए, लोगों को लड़िए, लेकिन खुद मरने का कोई मतलब नहीं। बस मैंने अपने कैरियर, अपना जो कुछ था मेरे पास जीवन में शुरुआत करने के लिए, मैंने सब कुछ एक किनारे रख दिया
और सड़कों पर गरीबों की आवाज़ उठाने, उनको जगाने, नुक्कड़ नाटक करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। तब से आज तक यात्रा हमारी बराबर चल रही है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई, कैसे आपका बचपन से कुछ, क्योंकि एक जो अभी आपका शख्सियत है उसको बनने में संस्कार जरूर कहीं ना कहीं रहे होंगे उसमें, तो कहाँ शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में थोड़ा। मैं फर्रुखाबाद में पैदा हुआ और मेरा पैतृक घर फर्रुखाबाद रहा, लेकिन गांव है लक्ष्मण नगला, लेकिन एक बाबा ने मकान कानपुर में बनवाया था। फिर हमारी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर DAV कॉलेज कानपुर से हुई और जमींदार घराना रहा। लेकिन हमको उस जमींदारी से, उनकी बाबूगिरी से, लंबरदारी से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बचपन से ही पता नहीं मुझे क्या कि वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं रही कि जिसमें सरकार, बाबूजी और लंबरदारी लिखी जाती हो। आप समाज में जो चीज़ें जिनके आपने आवाज़ प्रखर की, तो कौन कौन सी वो विसंगतियाँ थीं जिन पे कि आपने उन चीज़ों को प्रमुखता से उठाया? मुझे सबसे पहले कि आदमी को रोटी मिलनी चाहिए। भूखा क्यों आया आदमी? किसने खा ली उसके हिस्से की रोटी? प्रकृति ने हवा दी, सूरज धूप दी, हर चीज़, पानी दिया, हर चीज़ दी, लेकिन कौन उनके हिस्से की कौन रोटी खाए जा रहा? बस ये मुझे बहुत अंदर से तोड़ती रही चीज़ें। तो सामाजिक आपने क्षेत्र चुना प्रोफेशन के रूप में, तो ये तो ऐसा माना जाता है कि इसमें लोग प्रगति नहीं कर पाते, और क्योंकि रोजी रोटी भी चलानी होती है, अपना चीज़ें, जीवन भी देखना होता है। तो अभी क्या प्रोफेशन है आपका? आप चित्रकार हैं, गीतकार हैं, क्या हैं आप? मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि मैं हूँ क्या। मैं कलाकार हूँ, कुदरत की तरफ से ईश्वर ने कुछ, नेचर ने, प्रकृति ने कुछ काम सौंपा हुआ, वो काम कर रहा हूँ। एक आर्टिस्ट हूँ छोटा सा, नुक्कड़ नाटक करता, कविताएं लिखता था, नुक्कड़ नाटक करने लगे, कविता चित्र बनाए सड़कों पे, वो करने लगे। अब छोटे छोटे गाने सोशल मीडिया पे बना रहा हूँ। बस गरीबों की आवाज़ उठाना हमारा उद्देश्य है, वो सत्ता और सरकार तक वो आवाज़ उनके कानों तक जाए, बस ये मैं चाहता हूँ। आप सत्ता विरोधी काफ़ी आपकी बातें आती हैं जो कि आम जन से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में कहीं आपको ये नहीं लगता कि सत्ता का विरोध कर रहे हैं, तो क्योंकि अब चलन भी ऐसा है कि देशद्रोही मान लिया जाता है या विरोधी मान लिया जाता है, तो सत्ता इसको विरोध ना समझे। सत्ता सबसे बड़ी गलती यही करती है कि सत्ता को जो आगाह करता है, सत्ता को जो बता रहा है, आप उसे विरोधी मानने लगे। बस यहीं पर सत्ता सरकार की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा के उसे भगवान बना देती है। ये भी ध्यान रखना, सत्ता ये भी ध्यान रखे कि विद्रोहियों को दबाने, जो आपको बता रहे, आगाह कर रहे, उनको दबाने की कोशिश ना करें, वरना वो लोग एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये जान लो। चाहे ईसा मसीह रहे हो, चाहे सुकरात रहे हो, चाहे कोई रहा हो। ऐसा कभी मौका आया जिस समय आपको ऐसा कोप भाजन का शिकार होना आप पड़ा? कानपुर की जनता से पूछिए, दर्जनों बार हथकड़ी हवालात जेल से गुजरा हूँ मैं, तो प्राउड के साथ, और मुझको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और ईश्वर से कहता हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं उनको ज्ञान दे ईश्वर, और उन्हें बताए कि आदमी क्या काम कर रहा है, वरना आप भी उस ईश्वर के पाप के, उस ईश्वर के पाप की सजा वो ईश्वर आपको ज़रूर देगा जो आप जो गलत काम कर रहे हैं। आपका एक गीत बहुत फेमस हुआ था, वायरल हुआ था यूट्यूब पर, जो भूख को लेकर के, भूख से मर गई संतोषी, तो वो झकझोर देने वाला था, तो वो कैसे उसकी आपकी हाँ, मैंने अखबार में खबर पढ़ी, सोशल मीडिया पे, कि झारखंड में एक लड़की भूख से अम्मा भात भात कह के मरी। मैं 3 रात करवटें बदलता रहा, 3 रात मैंने कि हो क्या गया, कौन राम का देश, कौन कृष्ण का देश जिसमें लोग भूख से मर रहे हों। लानत है सत्ता को, लानत है दिल्ली की सरकार को कि जो रोटी नहीं दे सकते, आप रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं। मैं 3 रात नहीं सो पाया, तब मैंने वो गाना लिखा और बनाया, और मुख्यमंत्री झारखंड को सुनना पड़ा, वो आवाज़ सुननी पड़ी उनको। अभी लॉकडाउन में भी आपका एक गाना वायरल हुआ है। आहा, खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव। जो महिला गर्भवती थी, मेरी बेटी आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, और सड़क पे अगर बच्चा दे रही होती तो आप क्या करते, हमको बस इतना बता दो। इस तकलीफ ने हमको सोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, आह नहीं भरने दी। तब मैंने गाना बनाया कि खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव। नंगे पाँव, खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव। हम सब याद रखेंगे पाई पाई तेरे जुल्मों का, पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे। हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे।
कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया, कहाँ रुका और कहाँ पे सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया। आत्मनिर्भर हुई आंख पे, आत्मनिर्भर हुई आंख पे आग रखेंगे, हम सब याद रखेंगे, हम सब याद रखेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है जिन पे कि काम करना चाहिए, जो बेसिक हैं, जो आम जन से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से? सबसे पहले रोटी की व्यवस्था, उनके हर हाथ, हर पेट, हर मुंह को रोटी की व्यवस्था कर दो सबसे। उसके बाद उनके स्वास्थ्य की फिक्र होनी चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल वगैरह हों, और उसके बाद फिर शिक्षा आ जाती है। आपने अपने नाटकों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सरकार को अवेयर करने का काम किया, आमजन की पीड़ा भी उठाई, तो कहाँ कितना मानते हैं कि आप इसमें कहाँ तक सफल हुए? हमको सफलता असफलता का मतलब ही नहीं है। हमें अपना सिर्फ एक काम करना है, उन गरीबों की आवाज़ उठानी है, बस। हम सफल, हमको मिनिस्टर बनना नहीं, हमको भारत सरकार के मंत्री पद, हमको भारत सरकार से कोई पद्मश्री अवार्ड चाहिए नहीं, हमको प्लॉट चाहिए नहीं, हमको नौकरी चाहिए नहीं सरकार से। हमें उन गरीबों की आवाज़ उठानी आखिरी दम तक, जो लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। आपकी जो रचनाएं हैं, ऐसी कौन कौन सी रचनाएं आपको याद हैं जो कि अपने जो उनका उद्देश्य था तो वो उसमें पूर्ण हुई? बहुत सारी कविताएं हैं कि मैंने तुमसे कब चांद मांगा, कब सूरज मांगा बताओ, मैंने कब अधिकारों का जिक्र किया, मैंने कब तुम्हारी खुशी में हिसाब मांगा बताओ, फिर तुम क्यों दे रहे हो मुझे आदमी होने की सज़ा, क्या मेरी नसों का स्पंदन कोई गुनाह है, क्या मेरी पलकों का उठना कोई जुर्म है, क्या भूख लगना कोई अपराध है बताओ। सच मेरे वश में नहीं था मेरा जन्म लेना, अन्यथा मैं पैदा ही नहीं होता तुम्हारी इस व्यवस्था में, जहाँ तुम आदमी को एक रोटी तक नहीं दे सकते, एक रोटी तक नहीं दे सकते। एक दूसरी कविता है कि कल मेरी पलकों पर रास्ता लगाकर मेरी आंख का आखिरी आंसू तक पहुंच ले गए, आज सोचा था एक बार जी भर के सांस ले लूं, हरामजादे मेरा फेफड़ा ही खरोंच ले गए। दोस्त मैं तो अपने ही हाथ अपनी लाश घाट तक ले जा रहा था, क्या बताऊं कमबख्त मेरा कफन तक नोच ले गए। और हाँ, चलते वक्त मुझसे ये भी कहा अगर अब की रोए तो पोटा लगा दूंगा, मगर अभी मिले तो कहने लगे तुम चिंता मत करना, तुम्हारी नंगी लाश सड़क पर रखकर तुम्हें मुआवजा दिला दूंगा, तुम्हें मुआवजा दिला दूंगा। क्या बात। आपकी एज कितनी हो गई? कितनी एज लग रही है आपको? 50 के आसपास मुझे लगता है। मैं 51 हो गया हूँ और 25 साल से इसी काम में लगा पड़ा हूँ। 25 साल पहले आपने शुरुआत की थी जी। तो 25 साल पहले जो समय था, जो समाज था और जो अब है, कितना परिवर्तन आपने? अरे बहुत समाज बदल गया। अब तो सत्ता इतनी क्रूर हो जाएगी, ये तो भगत सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। तुम कौन सा विकास कर रहे हो, तुमने विनाश के मुहाने पे भारत को ला के खड़ा कर दिया। भारत जो ऋषि मुनियों का देश था, स्वामी विवेकानंद, कबीर, रहीम, कृष्ण, राम का देश था, आज तुमने किसका देश बना दिया, किसकी सरकार बना दी। इस बात की बहुत मुझे तकलीफ है। ऐसे अभी जो समाज में आपने ये चीज़ें आई हैं, जो परिवर्तन आप बता रहे हैं, दोषी कौन है इसके लिए? इसके दोषी हम सब लोग ज़्यादा हैं। शिक्षा का अभाव है, हम शिक्षित नहीं हो पाए। लोग कहते बरगला जाते और हम बहक जाते हैं। अपना वोट शराब और उसमें दे देते हैं पैसे के चक्कर में। अपने वोट की कीमत समझे लोग, और इन नेताओं को बरगलाने से नहीं, काम देखें। अगर सड़क बन रही है तो सड़क क्यों नहीं सही बन रही है, बस लोग ऑब्जेक्शन उठाएं, बस व्यवस्था हो जाएगी। आप भगवान को मानते हैं? मैं पूर्ण ईश्वरवादी हूँ। मैं अपने साल का आधा हिस्सा हिमालय घूमता हूँ, और मैं बहुत जल्दी आपको पूर्ण सन्यासी हूँ, घूमता हिमालय मिलूंगा, काम करते कराते हुए। 51 वर्ष की आपकी एज हो गई जी। अभी तक की क्या पूंजी है आपकी? मेरे पास पूंजी क्या है? मैं कौन पूंजी छाती धर के ले जाता है, ये भी प्रश्न है। कल मोदी मरेंगे तो अगले दिन संजीवा भी मरेगा, लेके कोई अडानी भी अंबानी भी मरेंगे तो लेके कोई नहीं जा पाएगा, तो मैं भी नहीं ले जा पाऊंगा। फिर किस बात की पूंजी जोड़ना? मैं तो फकीर हूँ। नहीं, फकीरों की भी पूंजी होती है। मेरे शाब्दिक, मेरी साहित्यिक पूंजी है। जो लोग लड़ेंगे, मेरे शब्दों को हथियार बना के लोग लड़ें, अपने हक की आवाज़ उठाएं, बस मैं इतना चाहता हूँ। आज के समय में हक की आवाज़ उठाना इतना आसान काम नहीं रहा। नहीं, लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर लोग नहीं निकले तो वो इतना बुरा समय आने वाला है कि आपके घरों से बहन बेटियां लोग खींच ले जाएंगे, अगर आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, मुक्का नहीं ताना तो।
सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान आप बताएं। सोशल मीडिया के तो हमारे लिए तो बहुत फ़ायदे हो गए। मैं कल तक नुक्कड़ नाटक सड़कों पे करता था, आज मैं सोशल मीडिया धुआंधार अपनी बात कह रहा हूँ। हालांकि सोशल मीडिया नई पीढ़ी के लिए थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुँच गया, थोड़ी सी तकलीफ़ है, उनका समय ख़राब हो रहा है उससे, लेकिन बचें वो भी। नुक्कड़ नाटक आपने शुरुआत में ही किए थे? शुरुआत सबसे पहले मैंने कविताओं को लिख लिख के चौराहे पर पर्चियाँ बांटी फोटोकॉपी करा के। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं नुक्कड़ नाटक करने लगा, वो करते रहे सड़कों पर। तो ये जो सामाजिक क्षेत्र आपने चुना और ये काम नुक्कड़ नाटक किए, और आप बता रहे हैं कि आप अच्छे परिवार से भी रहे, पीछे पृष्ठभूमि भी आपकी जमींदारी में रही, तो परिवार में कभी विरोध नहीं हुआ कि भाई कहाँ अपना कैरियर बना रहे हो? अरे सर, परिवार में तो विरोध ही विरोध रहा। मैं अपने गांव घर से भाग आया, कानपुर में चुपचाप अपने मकान के एक कमरे के हिस्से में रहने लगा, और 200-200 रुपये महीना अपना टाइम मैंने काटा किसी तरीके से। लेकिन मुझे कुछ उन असहायों गरीबों के लिए करना था, वो मैंने किया, और मैंने अपने पिता की जिम्मेदारी को ठुकराया। अभी आप क्या किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मेरी फिल्म चल रही है, ईश्वर अगर चाहेगा तो एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे फिल्म आप लोग बहुत जल्द देखेंगे। आपने इतना पॉपुलर भी हुए, गीतकार भी हुए, और वीडियो भी आपके वायरल हुए, और उसमें प्रोफेशनल जो होता है वो भी आपका दिखाई दिया लोगों को, तो आपके पास ऑफ़र नहीं आए कि? बम्बई से मेरे पास इतने ऑफ़र रहे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बम्बई नहीं रहा। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य कभी जीवन में नहीं रहा। जिंदल ग्रुप ने 2012-11 में 10 लाख का सम्मान भेजा था, और उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि संजीवा आप NGO बना के फ़ोटोकॉपी भेज दो और मैं आपको 10 लाख का सम्मान से नामित करता हूँ। मैंने तुरंत लेटर अपना उठाया और लिखा कि मैं NGO नहीं बना सकता हूँ किसी भी हाल में, और मैंने उनका 10 लाख रुपए वापस कर दिया। फिर 7 महीने बाद सीताराम जिंदल जी ने मुझे 25 लाख का अवार्ड दिया मेरे काम को देखते हुए, और वो पैसा मैंने फिक्स कर दिया। उसके ब्याज से हम अपना आंदोलन चलाते रहते, और हमारी कोई आवश्यकता नहीं। परिवार में आपकी कौन कौन है? मैं और मेरी पत्नी, दोनों लोग बस। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना? नई पीढ़ी को संदेश यही देना है कि खूब पढ़ लिख के, अच्छा सा पढ़ लिख के अमेरिका चले जाना, लेकिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजना। ये हमारी रिक्वेस्ट है नई पीढ़ी से बस। कोई ऐसा नाटक बताइए जिसे आपने खेला हो और उसका असर भी हुआ हो और उसने आपको झकझोरा भी हो। ओह, वर्दी वाला कुत्ता, पुलिस अच्छी है कुत्ता, लड़की लुट गई थाने में, नेता और सुअर, नेता पीटो स्वर्ग मिलेगा, ये सब नाटक। एक नवाबगंज थाने की घटना है कानपुर में। एक महिला के रात को 12 बजे दरोगा जी ने उसके प्राइवेट पार्ट में लाठी डाल दी किसी घटना को लेके। लोगों ने फ़ोन किया, मैं रात को थाने गया, दरोगा जी मुझे माँ बहन की गाली देके भगा रहे। मैंने 13वें दिन नाटक खेला थाने के सामने, लड़की लुट गई थाने में। अगले दिन पूरा थाना सस्पेंड हो गया। एक घटना नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। पुलिस जो करती है, जो उसकी छवि बन गई, पुलिस सामाजिक सेवा का दायित्व भी रहता है उनके, लेकिन जो जैसे आपने नाटक में अभी बताया और घटनाएं भी होती रहती हैं, तो ये कैसे छवि सुधारी जा सकती है? पुलिस की छवि, एक पुलिस की छवि नहीं है। आप डॉक्टर की छवि देख लीजिए, सरकारी डॉक्टरों की, और ये सत्ता की छवि खराब है, ये भ्रष्टाचार, ये छवि खराब, इस सब की गंगा ऊपर से नीचे बह रही है, आप ये जानिए। इसलिए ये पुलिस ऐसी है। पुलिस तो एक पार्ट है उस व्यवस्था का। हाँ, इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस, अरे चौराहे पर जो सिपाही पैसा ले रहा है, वो सिपाही बेचारा नहीं ले रहा, वो पैसा ऊपर भी जा रहा है, साहब लोगों तक जा रहा है। तो एक पुलिस को नहीं दोष। आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वो पूरे व्यवस्था का दोष है। ये गंगा ऊपर से नीचे बह रही है। कैसे एक आम आदमी जो मजदूरी करता है या बच्चों का पेट पालता है, पूरा जीवन उसमें निकाल देता है, तो वो चाहता है जीवन भर की ये व्यवस्था बदल जाए, तो वो क्या कर सकता है उसमें बदलने के लिए? व्यवस्था वो क्या कर पाएगा, वो तो मजदूर है, मजबूर है। व्यवस्था तो प्रकृति नेचर फिट करके छोड़ेगी। आप नहीं लिखते कि आप कैमरे की नज़र में, आप कैमरे की नज़र में नहीं, आप ये लिखो आप भगवान के कैमरे की नज़र में हैं। आप जो कर रहे हैं ना, प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। ये पहले से प्रारब्ध तय होता है। आप जो कर रहे हैं वो आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं पाएंगे अपने कर्मों से। राजनीति में क्या लगता है आपको, कितनी गिरावट आई? राजनीति का तो नैतिक पतन हो गया। राजनीति थोड़े दिन के लिए बंद हो जानी चाहिए इस देश में। एकदम इतना पतन हो गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने भी नहीं सोचा होगा कभी जीवन कि हम जिस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं वो आज़ादी कहाँ तक कितनी गिर जाएगी, जाके कितना पतन हो जाएगा। सीमा टूट गई है। कोई कविता जो आप सुनाना चाहें? हाँ, एक कविता और है। हर सांस पर धर्म की बातें, हर सांस पर धर्म की बातें, हर हिचकी पर जात का जिक्र, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। खून पीने के एक शौक ने उन्हें आदमी से आदम खोर क्या बनाया, दंगा उनके लिए त्योहार बन गया है। लो फिर शहर में कर्फ्यू, सड़क सन्नाटे में, गलियों में गुर्गे, दरवाजों पर दहशत देखते ही गोली मारने का आदेश, सरकारी जुमला, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में, करा उठे कब्र के लोग तक ये कह के बेहतर है ये देश अंग्रेजों तुम ही चलाओ, ये देश अंग्रेजों तुम ही चलाओ। या आप अपनी कविताओं के, नाटकों के विषय कहाँ से लेते हैं? सर, ये नाटक या कविता के विषय सब समाज से लेते हैं और रंग पोत करके समाज को ही वापस कर देते हैं, बस। समाज की बात हो गई, राजनीति की आपने बात की, अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी तक आपने क्या पाया और क्या खोया? मैं परमानंद की स्थिति में हूँ। ईश्वर मेरा देख रहा है कि मैं सच्चे मन से पूरी पवित्रता के साथ अपने साहित्य और कला में उन गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। आप जो संतोषी, भूख से मर गई संतोषी, वो गा सकते हैं दर्शकों के लिए? भात भात कहते कहते भूख से मर गए संतोषी, ओ पगले तू क्या जाने भूख भी चीज है क्या होती। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी, भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी, ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। भात भात कहते कहते भूख से मर गए संतोषी। भात भाषणबाजी जुमलेबाजी अब मुंह से तेरे न लगे अच्छी, 20 करोड़ यहाँ भूखे पहले उनको दे रोटी, दे रोटी। भात भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी, ओ पगले तू क्या जाने, ओ पगले तू क्या जाने भूख भी चीज है क्या होती, क्या होती। भात भात कहते कहते भूख से मर गए संतोषी। आपकी जो भी रचनाएं हैं उसमें संवेदनशीलता प्रमुख है, तो ये आज का जो परिवार है तो ये संवेदनशीलता कैसे आएगी बच्चों में? क्या किसकी जिम्मेदारी है? कैसे चीज़ें बची रहें जो एक दूसरे से लोगों को जोड़े रहे? मुझे लगता है कि परिवार का होना बहुत ज़रूरी है और परिवार में माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की तरफ मुंह न देके, स्कूल टीचर की तरफ मुंह न देके, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माता और पिता की है कि अपने बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, पैसा नहीं, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दीजिए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास हजार हजार करोड़ रुपया है, अकेला बेटा इसमें एक और चरस पी रहा है। क्यों? क्योंकि आपने विचार दिया ही नहीं, आप पैसा कमाने में लगे रहे। आप देखिए, भोगिए। इसलिए माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है बच्चों को पैसा रुपया नहीं, संसाधन नहीं, आप उन्हें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दीजिए, बाकी काम सब अपने आप हो जाएगा। मथुरा करके कैसा लगा? मथुरा तो मैं तो बहुत दिनों से भगवान कृष्ण से रट लगाया था कि भगवान मुझे वृंदावन बुला लो। मैं आज सुबह हाजिरी लगा के आया, दर्शन करके आया, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं परमानंद की स्थिति में यहाँ से जा रहा हूँ अब। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री संजीवा जी, जिन्होंने बहुत संवेदनशीलता से ऐसे विषय उठाए जो कहीं ना कहीं आम जनता की पीड़ा थी, व्यथा थी, और सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो समाज को बदलने के लिए
अच्छाई का साथ देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ खड़े हों, ऐसे लोगों से मिलें, बात करें और उनके विचारों को सुनें और फैलाएं। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे राधे। ओ घूस खाने वालों इतना याद रखना, ओ घूस खाने वालों इतना याद रखना, तूने घूस की कमाई बाल बच्चों को खिलाई तो पाप पूरे घर को पड़ेगा भोगना, पड़ेगा भोगना। ओ घूस खाने वालों इतना याद रखना, 2 दिन का जीवन तेरा कुछ पल की कुर्सी, क्यों कर रहा है तू अपनी ऐसी तैसी। ओ पढ़ा लिखा मूर्ख तुझसे बस इतना कहना, ओ घूस खाने वालों इतना याद रखना, तूने घूस की कमाई बाल बच्चों को खिलाई तो पाप पूरे घर को पड़ेगा भोगना, पड़ेगा भोगना।